हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की पुस्तक भारत की खोज का 4th पार्ट यानी कि चौथा पार्ट करने जा रहे हैं। युगों का दौर भाग 2। एक भाग पहले हम कर चुके थे, मैंने आपको पहले ही बताया था। लेसन लंबा बहुत है, इसको 2 वीडियो में यानी 2 पार्ट्स में करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट अपन इसका दूसरा भाग करने जा रहे हैं और इसके लेखक मैंने पहले बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं और इनका उद्देश्य क्या है, भारतीय इतिहास की जानकारी देना है बच्चों को। तो स्टूडेंट्स आगे जो हम पॉइंट करने जा रहे हैं वो है विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। अब विदेशों पर भारतीय कला यानी कि भारत के अंदर ऐसी कैसी संस्कृति, कैसी कलाएं थी जो उनके ऊपर प्रभाव पड़ा था, वो देखिए। भारतीय सभ्यता ने विशेष रूप से दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में अपनी जड़ें जमाई। इस बात का प्रमाण आज वहां सब जगह मिलता है। चंपा, अंगकौर, श्री विजय, बज्जापहित और दूसरे स्थानों पर संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र थे। वहां के शासकों के नाम भी विशुद्ध भारतीय थे। इतना ही नहीं, राजकीय समारोह भी भारतीय ढंग से संस्कृत में किए जाते थे। जैसे आज हम अंग्रेजों की नकल करके केक काट रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई ऐसी मतलब बहुत सारे शादियों में भी हम ऐसे ही उनकी नकल कर रहे हैं। लेकिन कोई जमाना ऐसा था जो हमारी नकल विदेशी किया करते थे। आगे देखिए। वहां के राज्य के कर्मचारियों के पास संस्कृत की प्राचीन पदवियां और पदनाम न केवल थाईलैंड में अपितु मलाया की मुस्लिम रियासतों में भी अभी तक चले आ रहे हैं। यानी कि हमारी संस्कृत भाषा भी ऐसे चलती थी जैसे आज इंग्लिश चल रही है। इंडोनेशिया के इन स्थानों के प्राचीन साहित्य भारतीय पुराकथाओं और गाथाओं से भरे हुए हैं। जावा एवं बाली में प्रमुख नृत्य भारत से लिए गए हैं। बाली द्वीप में तो हिंदू धर्म भी कायम है। फिलीपीन द्वीपों में प्रचलित लेखन कला भारतीय है। कंबोडिया में वर्णमाला दक्षिण भारत से ली गई है और बहुत से संस्कृत शब्दों को थोड़े हेर फेर से लिया गया है। जावा में बुद्ध के जीवन की कथा पत्थरों पर अंकित है। अंगरकोटवाद के विशाल मंदिर के चारों तरफ विशाल खंडहरों का विस्तृत क्षेत्र है। कंबोडिया के राजा का नाम जयवर्मन सप्तम था, जो ठेठ भारतीय नाम था। देखिए भारतीयों की कितनी नकल किया करते थे विदेशी, और आज सारा का सारा जमाना बदल गया है। आज हम विदेशियों की नकल कर रहे हैं। भारतीय कला का भारतीय दर्शन और धर्म से बहुत गहरा रिश्ता है। इस कला में एक धार्मिक प्रेरणा छिपी होती है। भारतीय कविता और संगीत के समान कला में भी कलाकार से यह उम्मीद की जाती थी कि वह प्रकृति की सभी मनोदशाओं से अपना संबंध स्थापित करे, ताकि वह प्रकृति और विश्व के साथ व्यक्ति की मेल जोड़ की अभिव्यक्ति को स्पष्ट कर सके। भारतीय संगीत जो यूरोपीय संगीत से बहुत भिन्न है, अपने ढंग से बहुत विकसित था। मथुरा के संग्रहालय में बोधिसत्व की एक विशाल, शक्तिशाली और प्रभावशाली पाषाण प्रतिमा है। भारतीय कला अपने आरंभिक काल में प्रकृतिवाद से भरी है। 4वीं से 6वीं शताब्दी के गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में ही अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ और उनमें भित्ति चित्र बनाए गए। भित्ति चित्र यानी कि दीवारों को खोद खोद के उसके अंदर, यानी कि भित्त का मतलब दीवार होता है, वो चित्र बनाए गए थे। इन भित्ति चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को स्त्रियों से दूर रहने का उपदेश दिया था। फिर भी इन चित्रों में नारियों की विभिन्न अदाओं के सजीव चित्र हैं। इससे पता चलता है कि उन्हें कितना सांसारिक ज्ञान था। इसी प्रकार 7वीं 8वीं शताब्दियों में ठोस चट्टान को काटकर एलोरा की विशाल गुफाओं को बनाया गया है। इनके बीच कैलाश का विशाल मंदिर है। ये गुफाएं इंसान की कल्पना का अत्यंत सुंदर उदाहरण है। एलिफेंटा की गुफाएं भी इसी काल में निर्मित हुई हैं। दक्षिण भारत में महाबलीपुरम की इमारतों का निर्माण भी इसी समय हुआ था। उनके
इनमें नटराज शिव की एक खंडित मूर्ति है जिसमें शिव नृत्य की मुद्रा में है। हैवल ने इस खंडित मूर्ति को भीमाकार शक्ति का मूर्त रूप बताया है। ब्रिटिश संग्रहालय में विश्व का सृजन और नाश करते हुए नटराज शिव की एक और मूर्ति है। जावा में बोरोबुदूर से बौद्धोत्सव का एक सिर कोपेनहेगन के ग्लिप टॉटेक ले जाया गया था। ये देशों के नाम हैं। तो इस तरह से क्या था, हमारा भारतीयों की जो कला थी, भारतीयों की जो विशेषता थी, वो उससे विदेशी भी क्या थे, प्रभावित थे। तो नेक्स्ट है हमारा भारत का विदेशी व्यापार। भारत विदेशों में व्यापार करता था, तो देखिए कैसे है। ईस्वी सन के पहले 1000 वर्षों के दौरान भारत का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। इस काल में भारत ने व्यापार के क्षेत्र में विदेशों में अपना प्रभाव जमाया था। भारत का प्रभुत्व पूर्वी समुद्र के देशों से भूमध्य सागर तक फैला हुआ था। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही कपड़े का उद्योग पूर्ण रूप से विकसित था। ईस्वी सन की आरंभिक शताब्दियों में भारतवर्ष में रसायन शास्त्र का विकास अन्य देशों के तुलना में शायद अधिक हुआ था। भारतीय फौलाद और लोहे की विदेशों में बहुत मांग कदर थी। यहाँ औषधियों के लिए धातुओं के मिश्रण तैयार किए जाते थे। समुद्री यात्रियों के लिए खगोल शास्त्र का ज्ञान सहायक होता था, व्यवहार की दृष्टि से बहुत सहायक होता था। भारत में समुद्री जहाज बनाने की कला भी बहुत प्रसिद्ध थी। युद्ध में काम आने वाले मशीनों का निर्माण भी यहाँ किया जाता था। प्राचीन काल में देखें तो बहुत आगे था भारत हमारा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, प्राचीन भारत में गणित शास्त्र यानी कि मैथ्स कैसे होता था यहाँ का। यह स्वीकार किया जाता है कि आधुनिक अंक गणित और बीज गणित का जनक भारत ही है। विभिन्न देशों में संख्याओं के फूहड़ प्रयोग से बहुत समय तक प्रगति में बाधा बनी रही, जबकि शून्यांक मिलाकर 10 भारतीय संख्याओं ने मनुष्य की बुद्धि को इन बाधाओं से मुक्त कर दिया। भारतीय अंक चिन्ह बेजोड़ थे और दूसरे देशों में प्रयोग किए जाने वाले सभी चिन्हों से भिन्न थे। भारत में ज्योमेट्री, अंक गणित और बीज गणित का आरंभ प्राचीन काल से हुआ था। यानी कि आपका जो ज्योमेट्रिक और ये अंक गणित और अलजेब्रिक, इस तरह से ये जो आपके जो थे गणित थे, यहाँ का जो मैथ था वो बहुत प्रसिद्ध था। आरंभ में वैदिक वेदियों पर आकृतियां बनाने के लिए एक तरह के ज्यामितीय बीज गणित का प्रयोग किया जाता था। ज्यामिति का विकास भारत में हुआ, किंतु यूनान और सिकंदरिया इस क्षेत्र में आगे बढ़ गए। अंक गणित और बीज गणित में भारत सबसे आगे रहा। शून्य अंक को स्वीकार करने से अंक गणित और बीज गणित में तेजी से विकास हुआ। बीज गणित पर सबसे प्राचीन ग्रंथ ज्योमिति आर्यभट्ट 427 ईस्वी का है। इसके पश्चात भास्कर 522 ईस्वी और ब्रह्मपुत्र 628 ईस्वी का नाम लिया जा सकता है। भास्कर महान विद्वान थे। उन्होंने खगोल शास्त्र, बीज गणित और अंक गणित पर क्रमशः 3 ग्रंथों की रचना की थी। लीलावती उनकी अंक गणित की सुप्रसिद्ध रचना है। 8वीं शताब्दी में खलीफा अल-मंसूर के राज्यकाल में अनेक भारतीय विद्वान खगोल शास्त्र और अंक गणित की पुस्तकें लेकर बगदाद गए थे। भारतीय विद्वानों ने अरबी जगत को भी अपने अंक गणित तथा गणित शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान से प्रभावित किया था। उस समय बगदाद विद्या का प्रमुख केंद्र था। अरब जगत से यह गणित का नया ज्ञान स्पेन के मूर विश्वविद्यालयों के माध्यम से यूरोपीय देशों में पहुंचा था। यूरोपीय देशों में गणित के अंकों का प्रचलन बहुत लंबे समय के पश्चात हुआ था। इसका प्रथम प्रयोग 1134 में सिसिली के एक सिक्के में हुआ। ब्रिटेन में इसका प्रयोग 1490 ईस्वी में हुआ था। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो गणित का प्रयोग भी यानी कि मैथ का प्रयोग भी हमारे इंडिया में सबसे पहले किया गया था। विकास और ह्रास। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है इसका, विकास यानी कि डेवलपमेंट कैसे हुआ और ह्रास भी हो गया था। ह्रास का मतलब पतन यानी कि बिल्कुल खत्म कैसे हो गया था। ये ईस्वी सन के पहले 1000 वर्षों में भारत में आक्रमणकारी तत्वों और आंतरिक झगड़ों के कारण बहुत उतार चढ़ाव आए।
इंडिया में सिर्फ यही रहा है, आंतरिक झगड़े बहुत ज्यादा रहे, यही कारण था ह्रास का इनका मुख्य। फिर भी यह काल शक्तिवर्धक और क्रमशः राष्ट्रीय जीवन का सत्य रहा है। ईरान, चीन, यूनानी जगत, मध्य एशिया के विभिन्न देशों से भारत का निरंतर संपर्क बना रहा। 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य का विकास हुआ, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा गया है। भारत के स्वर्ण युग के समाप्त होने से पहले इसके पतन के लक्षण दिखाई देने लगे थे। उत्तर पश्चिम के गौरे हूणों के अनेक दलों ने यहाँ घुसने के प्रयास किए, किंतु उन्हें खदेड़ दिया गया। किंतु बाद में धीरे धीरे उन्होंने उत्तर भारत में अपना स्थान बना लिया था। इतना ही नहीं, लगभग आधी शताब्दी तक उन्होंने पूरे भारत में राज सत्ता स्थापित कर ली। इसके पश्चात अंतिम गुप्त सम्राट ने यशोवर्मन के साथ मिलकर एक बार फिर हूणों को बाहर निकाल दिया। 7वीं शताब्दी में उज्जैन फिर से संस्कृति एवं कलाओं का शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। फिर भी धीरे धीरे यह शक्ति का केंद्र खत्म होता गया। 9वीं शताब्दी में गुजरात में मिहिर भोज ने उत्तर और मध्य भारत में छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य का गठन किया था। राजा मिहिर भोज ने उत्तर और मध्य भारत की राजधानी कन्नौज को बनाया। राजशेखर उस युग का महान साहित्यकार था, जिसके प्रभावों के कारण साहित्य का पुनर्जागरण हुआ। 11वीं शताब्दी के आरंभ में फिर दूसरा राजा भोज आया। उसने भी कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ यह राजा अच्छा शासक, व्याकरण और कोशकार भी था। खगोल शास्त्र में भी उसकी रुचि थी। उसने भवन निर्माण कला में भी रुचि दिखाई और कला एवं साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। उसकी महानता की चर्चा लोक कथाओं में भी होती रही है। इसके साथ साथ भारत की भीतरी कमजोरी भी निरंतर बढ़ती रही। इससे राजनीतिक प्रतिष्ठा और रचनात्मक क्रियाकलाप प्रभावित हुए। भारत में नालंदा आदि बड़े बड़े विश्वविद्यालय ज्ञान के केंद्र बने। यहाँ विभिन्न देशों में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते रहे। यहाँ धार्मिक एवं दार्शनिक विषयों के आंतरिक अन्य विषयों को भी शिक्षा दी जाती थी। इसके पश्चात भारतीय शक्ति के मंद पड़ने का दौर आरंभ हो गया। 8वीं शताब्दी में शंकर के बाद कोई बड़ा दार्शनिक नहीं हुआ और साहित्य के क्षेत्र में भवभूति के समान कोई दूसरा साहित्यकार नहीं हुआ। गणित के क्षेत्र में भास्कर द्वितीय का नाम आता है। उपनिवेशों में बसने के लिए अंतिम बड़ा समूह दक्षिण से 9वीं शताब्दी में गया था। दक्षिण भारत में चौल वंशी 11वीं शताब्दी तक बने रहे। इसके पश्चात वे श्री विजय के सामने हार गए थे। अपनी हार से पहले वे बहुत बड़ी समुद्री शक्ति बने रहे थे। धीरे धीरे भारत अपनी राजनीतिक शक्ति में भी हारता चला गया था। राजनीतिक स्वतंत्रता के नष्ट होने से सांस्कृतिक पतन का भी दौर आरंभ हो गया था। किंतु भारत ने भीतरी ह्रास से बचने के लिए नए सिरे से विकास एवं रचनात्मकता के नए प्रयास भी जारी रखे थे। हर सभ्यता के जीवन में पतन और विघटन के दौर बार बार आते हैं, किंतु भारत ने उनमें से निकलकर अपना नया कायाकल्प कर लिया। निश्चय ही भारत का उत्तरोत्तर पतन दिखाई देता था। भारतीय समाज को जाति व्यवस्था के बंधनों ने जकड़ दिया था। हर व्यक्ति का व्यवसाय निश्चित हो चुका था। छोटी जाति के लोग बड़ी जाति के लोगों के अधीन हो गए थे। उन्हें शिक्षा और विकास से वंचित रखा गया था। ऐसे में जितना भी विकास हुआ वह भी समूहों में बंटकर हुआ था। दस्तकारी और उद्योग धंधे पुश्तैनी बन गए थे। पुश्तैनी मतलब अपने दादा परदादाओं के ही, यानी कि पेरेंटली बन गए थे वो। भारत की अखंडता के स्थान पर सामंतवाद और गिरोहबंदी की भावनाएं बढ़ने लगी थी। फिर भी भारत में कोई भीतरी शक्ति और अद्भुत दृढ़ता बनी रही। भारतीय संस्कृति का लचीलापन भी बरकरार रहा। यही कारण था कि भारत ने नए संपर्क और विचारधाराओं से लाभ उठाया और प्रकृति के पथ पर अग्रसर रहा। किंतु यह प्रगति भी अतीत के बहुत से अवशेषों से जकड़ी रही और बाधाओं का सामना भी करती रही। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमारे भारत ने विकास भी बहुत ज्यादा किया और इसका ह्रास भी आंतरिक झगड़ों के कारण भी होता रहा। तो स्टूडेंट, इस प्रकार हमारा ये 4th लेसन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके क्वेश्चन आंसर की मैं एपिक बना के आपके पास भेज दूंगा और फाइंड करने की भी आप कोशिश कीजिए। धन्यवाद।